तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत डेरिवेशन की श्रृंखला में आज की इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को उठाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को उठाया है। आप सभी लोग धैर्य के साथ क्लास को देखिएगा। आप सभी को पता है कि डेली आप सभी लोगों की क्लास हो रही है और मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड कर ही दी है। अब डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत ही जल्द। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए मेरे होते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक या ऊर्जा हानि का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन करा ही रहा हूं। तो यहाँ पर भैया दो चालक थे आपके, आपको पता है, ठीक है। और एकदम शॉर्ट शब्दों में आपको बताऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा डेरिवेशन कि आपको सीखने में समय लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका चालक था, ठीक, और ये आपका दूसरा चालक था, ये आपका दूसरा चालक हो गया। पहले चालक को Q1 जब आवेश दिया गया था तो उसके विभव कितना हो गया था, V1 हो गया था। दूसरे चालक को आवेश Q2 दिया गया था तो उसका विभव कितना हो गया था, V2 हो गया था, ठीक है। इतना काम किया गया था। पहले चालक की जो धारिता थी वो आपकी C1 थी, दूसरे चालक की जो धारिता थी वो आपकी C2 थी। इनको अभी तक मैंने क्या किया था, एक तार द्वारा संबंधित नहीं किया, लेकिन जैसे ही इन दोनों चालकों को हम तार द्वारा संबंधित कर देंगे तो विभव को आप जानते हो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के विभवांतर सेम ना हो जाए। आप सभी लोगों को पता है। तो जब हम तार नहीं जोड़े, तो तार जब नहीं जोड़े तब हम दोनों चालकों की कुल क्या निकाल लेंगे, ऊर्जा निकाल लेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। और जब हम जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद दोनों का विभव सेम हो गया, उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। और फिर जो ऊर्जा हानि निकालना है तो हम दोनों ऊर्जाओं का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, ऊर्जा हानि पता चल जाएगी। बस इतना सिंपल सा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या करेंगे, चालक तार द्वारा संबंधित करने से पहले, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप इतना लिख सकते हो, माना दो चालक हैं, पहले चालक को Q1 आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V1 हो जाती है, दूसरे चालक को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। पहले चालक की धारिता C1 है और दूसरे चालक की धारिता क्या है, V2 है, ठीक है। तो चालकों को आपस में जोड़ने से पहले दोनों की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे हम। स्थितिज ऊर्जा, जब विभव का क्या होगा, आदान प्रदान होगा तो ऊर्जा हानि होगी, वही निकालना हमें। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल जब ऊर्जा निकालेंगे U बराबर, तो पहले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि पहले की धारिता C1 विभव V1 है, और दूसरे प्लस दूसरे की धारिता C2 और विभव कितना V2, इतनी हो जाएगी। तथा अब क्या लिखेंगे, चालकों को जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ सबसे पहले विभव निकालेंगे। तो उभयनिष्ठ जो विभव होगा, आप सभी को पता है कि विभव बराबर क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 और प्लस कितना भाई Q2, दोनों के आवेशों का योग, और बटे में कुल धारिता, दोनों की धारिताओं का योग। Q1 बराबर क्या होता है, Q1 बराबर आप कहेंगे C1 V1 होता है, लेकिन दोनों के विभव बराबर हो गए क्योंकि दोनों को तार द्वारा संबंधित कर दिया गया है। तो हमने कहा कि जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक विभव का आदान प्रदान होता रहेगा। तो जोड़ दिया तो अब विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, दोनों का सेम। और Q2 के लिए कितनी हो जाएगी, C2V। यहाँ पर आप C1 V1 अभी लिख सकते हैं क्योंकि आप उभयनिष्ठ विभव निकाल रहे हो। बटे में कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। लेकिन जैसे हम चालक तार द्वारा संबंधित कर देंगे तो दोनों के विभव सेम हो जाते हैं, बात समझ नहीं। और यही वो उभयनिष्ठ विभव का क्या निकालें, व्यंजक। आप क्या निकालेंगे हम कि जोड़ने के पश्चात आप लिखेंगे अतः, या आप ऐसे भी कह सकते हैं संयोजन के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। संयोजन के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, जब मैंने दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया ना तो दोनों का विभव कितना हो गया, V हो गया, और उस विभव की वैल्यू कितनी आई, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में C1 प्लस C2। अब संयोजन के बाद जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो इसको U डैश नाम दे देंगे, और ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि विभव सेम हो चुका है। दूसरे का कितना हो जाएगा, हाफ धारिता C2 और विभव कितना हो गया, V स्क्वायर। तो इस तरीके से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी, दूसरे की ये हो जाएगी। तो संयोजन
के बाद जो कुल स्थितिज ऊर्जा है वह टोटल आपकी इतनी हो जाएगी और संयोजन के पहले इतनी। अब हमको हानि निकालना है। नाउ क्या निकालेंगे? ऊर्जा हानि, ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि, इसको लिखेंगे डेल्टा यू से। डेल्टा यू बराबर यू माइनस यू डैश, जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद। तो डेल्टा यू बराबर जोड़ने के पहले कितना है तो आप कहेंगे हाफ, इन दोनों में हाफ कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस जोड़ने के बाद कितना है तो आप कहेंगे 1/2, इन दोनों में V स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और ये हो जाएगा C1 प्लस C2। बताओ किसी को कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन ही बचा यहाँ पर बस, जिससे आप सभी लोग डरते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर, पहले तो आप एक काम कीजिए, दोनों में आप 1/2 कॉमन लीजिए, बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए। ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर और ये हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 1/2 कॉमन लिया आपने तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, एक ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और इनटू में V स्क्वायर। V की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? जो आपने ये देखो वेनिस्ट विभव की वैल्यू निकाली है, V की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। अब पूरा कैलकुलेशन बचा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और यही विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, ठीक। तो हम क्या रखेंगे? V का मान रखेंगे। देखिएगा कैलकुलेशन आपको करना बताते हैं। डेल्टा यू बराबर 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस V की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में C1 प्लस C2। V की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में C1 प्लस C2, तो ऊपर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर V स्क्वायर था तो पूरा का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर भी नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसीलिए लगा दिया, तो इससे एक आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, है ना। ऊपर आपका देखिए जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 इतना हो जाएगा, बटे में कितना, एक C1 प्लस C2 आपका बचेगा क्योंकि एक ही तो कटा है। अब इसका इधर से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अंदर से करते हैं, डेल्टा यू बराबर 1/2, इसके अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1 का गुणा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का गुणा इससे भी होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। गुणा गलती नहीं कीजिएगा। फिर आपका माइनस है, माइनस लगाएंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, सारे के चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस वाला फिर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, अब पूरे के बटे में हो जाएगा C1 प्लस C2। बताइए इतनी बात आप मानते हैं कि नहीं? ठीक। अब देखिए C1 V1 स्क्वायर ये प्लस ये माइनस, C2 V2 स्क्वायर प्लस ये माइनस, अब ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस कितना हो जाएगा C2। बहुत ध्यान से समझिएगा, C1 C2 तीनों जो तीन आपके पास यहाँ पर बचे हुए हैं पद, इन तीनों पदों में C1 C2 आपको कॉमन मिल रहा है, तो हम C1 C2 को कॉमन निकाल लिए तो ऊपर हो जाएगा C1 C2, नीचे वाला हर आपका यहाँ आ गया, ऊपर बचेगा आपका देखिए V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस का 2V1 V2 जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का बना, तो इसको हम कह सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और यही जो व्यंजक होता है भैया, दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा हानि का व्यंजक होता है, ठीक। यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, संयोजन के पहले मतलब दोनों चालकों को जोड़ने से पहले आपको उनकी कुल ऊर्जा निकालनी थी, और दोनों चालकों को जब हम जोड़ देंगे तो दोनों का विभव सेम हो जाएगा, उस स्थिति में आपको कुल ऊर्जा निकाल लेनी थी और दोनों का अंतर कर देना था, कैलकुलेशन कर लेना था, बस बाकी कुछ नहीं है। इतना आसान डेरिवेशन अब आपका इससे भी आसान तो नहीं हो सकता है, मैंने इतना आसान तो कर ही दिया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे एक क्लास में टोटल 3 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराने रहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको रब कर दें। अगला जो भैया डेरिवेशन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये पूछा भी कई बार गया है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग आप पढ़े थे, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आसान है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको। हम क्या करते हैं, हम एक कोई तार ले लेते हैं और उस तार को ऐसे वृत्ताकार मोड़ लेते हैं। एक तार ले लिया मैंने और तार को ऐसे वृत्ताकार मोड़ लिया। ये तार के दो सिरे हो गए भाई, समझे भाई, वृत्ताकार ऐसे तार को मोड़ लिया। इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो हम मान सकते हैं ए बी मान सकते हैं, आपको मानना है तो आर मान सकते हो, हमने मान लिया आर है। ठीक, इस तार में हम क्या करते हैं, आई धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तार के एक सिरे से आई धारा प्रवाहित कर देते हैं। अब जब हम आई धारा प्रवाहित कर देंगे तो भाई जाहिर सी बात इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हमको इस लूप के केंद्र ओ पर, कहाँ पर, केंद्र ओ पर क्या निकालना है, संपूर्ण इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो हमारा लूप है ये तार के छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। इसका एक छोटा सा अवयव ले लेंगे, जैसे हमने गॉस की प्रमेय में आपको बताया था। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया डीएल। लंबाई पूरी, अगर त्रिज्या आर है तो पूरी लंबाई वृत्त की कितनी होती है, 2πr, लेकिन हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं डीएल। और इस डीएल के कारण यहाँ पर क्या करेंगे, अल्पांश डीएल के कारण बिंदु ओ पर, कहां पर, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत नहीं भाई, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट के नियम से हमने पढ़ा है μ0/4π I डेल एल, यहां पर लंबाई कितनी है डीएल, और होता है sin θ/r²। चूंकि जब हम इस अल्पांश के कारण इस केंद्र पर ऐसे निकालेंगे तो ये जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, वृत्त की परिधि पर लंब होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। तो ये आपका b बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4π I dl साइन कितना हो जाएगा 90 बटे में कितना r², अर्थात b बराबर हो जाएगा μ0/4π I dl साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और बटे में कितना हो जाएगा r²। हमने इस लूप के अल्पांश भाग के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हमको चाहिए संपूर्ण लूप के कारण, अतः लूप के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालेंगे भाई, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी का मतलब ये है कि पूरे लूप के कारण निकालेंगे, ना कि अल्पांश भाग के कारण, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये b बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, b बराबर आपका हो जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। समाकलन का भी चिन्ह आप लगा सकते हैं या आप यहाँ पर सिग्मा चिन्ह का यूज भी कर सकते हैं। सिग्मा किसका, जो अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया था उसका हम क्या करेंगे, समाकलन या सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा का मतलब पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो सिग्मा की यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर db लिख लो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि अल्पांश भाग के कारण था, तो यहाँ पर db लिख लो। ठीक है, तो ये db हो जाएगा। तो ये सिग्मा db की वैल्यू कितनी है, μ0/4π और ये कितना हो जाएगा I dl में कितना भाई r²। अब इसमें से क्या करेंगे भाई, अचर चीज़ों को बाहर कर लेंगे, μ0/4π बाहर कर लेंगे, I/r² बाहर हो जाएगा और सिग्मा किसकी, dl का हो जाएगा। dl अल्प लंबाई थी, सिग्मा का मतलब इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी होगी, तो त्रिज्या r है, संपूर्ण लंबाई चूंकि एक वृत्त के रूप में है, वृत्त की पूरी लंबाई कितनी होती है 2πr, जो कि उसकी परिधि कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा b बराबर μ0/4π और ये हो जाएगा I/r² इंटू में सिग्मा dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2πr हो जाएगी, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। b बराबर 2π से 4π को काटेंगे 2 हो जाएगा μ0 और ऊपर बचेगा कितना भाई I में नीचे 2 बचा और एक r भी तो बचा, यहाँ r² था, और यही आपका हो जाएगा क्या भाई, यही हो जाएगा आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसे आपको करा दिया है। चलिए अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम जल्दी से रफ कर देते हैं। अब चलिए हम अगला डेरिवेशन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन का नाम है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम एक अपवर्तक पृष्ठ खींचते हैं। कैसा पृष्ठ खींचते हैं,
अपवर्तक पृष्ठ मान लीजिए ये आपका जेड जेड डैश है। ओके, एक अपवर्तक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, एक तिरछा समतल तरंगाग्र ए बी आपतित करते हैं। तो तिरछा समतल तरंगाग्र हमको किताब से ज़्यादा आसान बैठ जाता है बनाने में, इसलिए हमने एक समतल तरंगाग्र बना दिया जो कि तिरछा आपतित हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस पर जो है इन दोनों तरंगों पर ये जो पृष्ठ होता है अभिलंब होता है, मतलब लंबवत होता है। ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, अब ये जब दोनों तरंगे समतल तरंगाग्र की पहली और दूसरी, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरंगों में जो पहली तरंग है वही इस अपवर्तक पृष्ठ पर पहले आएगी। जब पहले आएगी तो ये पहले अपवर्तित होगी। तो अपवर्तित दिखाने के लिए हमको अभिलंब खींचना होगा। बिंदु ए पर हम अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक, चलिए भाई थोड़ा सा काम पड़ गया था। देखिए, अगर हम बात करें, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कैसा कोण बनता है, आपतन कोण आई बनता है, सभी लोग जानते हो। अच्छा, इन दोनों कोणों का जो 90 है और एक कोण आई है, तो 100% ये वाला कोण आपका 90 माइनस आई होगा। मानते इस बात को कि नहीं मानते? अब ये वाला जो अभिलंब है वो इस वाले पृष्ठ पर लंबवत है। अब इस वाले पृष्ठ पर लंबवत है, तो इतना कोण अगर 90 माइनस आई तो 100% ये आपका आई होगा, तभी दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि इन दोनों के योग से ही ये 90 बनेगा। अब बात आती है कि ऊपर वाला जो माध्यम है उसमें हम मान लेते हैं तरंगों की चाल v1 है, नीचे आपका अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें कांच में मान लेते हैं सघन माध्यम में जो चाल है वो आपकी v2 है। कितनी है, v2 है। अब कोई प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। लेकिन जो दूसरी वाली तरंग है वो b से जितनी देर में, यानी t समय में मान लीजिए कहाँ पर पहुँचती है, a डैश पॉइंट पर पहुँचती है, उतनी ही समय में, उतनी t ही समय में ये वाली जो तरंग है, ये पहली वाली तरंग, ये इससे चाप लेंगे और यहाँ पर चाप लगा देंगे, ये आपकी आ जाएगी भैया b डैश पर। कहाँ पर आ जाएगी, b डैश पर। अब इस बिंदु पर भी अभिलंब खींच लेते हैं ऐसे, ये हमने अभिलंब खींच लिया। अब ये भी जब इस माध्यम से गुजरेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं पर जब पृष्ठ खींच लेंगे तो ये उनकी अपवर्तित किरणें हैं, दोनों अपवर्तित तरंगे हैं, किरणें नहीं तरंगे हैं। इस वजह से इस पर जो मैंने पृष्ठ खींचा तो ये बनेगा अपवर्तित तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र बनेगा, अपवर्तित। और ये कैसा तरंगाग्र बना, आपतित तरंगाग्र। अब यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। सभी को पता है कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये आपकी कड़ आएगी दोनों त्रिभुजों में, ये कोण आई है, ठीक है। और ये वाला जो कोण होगा, देखिए अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये अपवर्तन कोण आर होगा, जाहिर सी बात है। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो पृष्ठ खींचा है मैंने इस तरंग पर लंब है, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस आर होगा, जैसे यहाँ पर अभी बताए। और अगर ये 90 माइनस आर है तो ये 100% कितना होगा, आर होगा, क्योंकि ये वाला पूरा कोण 90। कोण को समझ लीजिए, बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले बी ए डैश, इस दूरी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम लगता है, स्नेल के नियम में साइन आई बटे साइन आर होता है, हमको साइन आई की वैल्यू निकालना है, साइन आर की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी ए डैश की। जो बी ए डैश है वो दूरी है, ठीक है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो जो बी ए डैश है वो पहले माध्यम में दूरी है और पहले माध्यम में चाल कितनी है, v1, और समय कितना लग रहा है, t। तथा अब हम निकालेंगे ए बी डैश। जब ए बी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूसरे माध्यम में जो चाल है वो v2 है और समय कितना लग रहा है, समय इतना ही लग रहा है, मतलब t ही लग रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, सर्वप्रथम साइन आई की वैल्यू। और साइन आई की वैल्यू आएगी कहाँ से, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज या ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या करेंगे, हम साइन आई निकाल लेंगे। साइन आई बराबर लंब बटे कड़। आप सभी को पता है कि कोण के सामने भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा कड़ होती है, तो लंब आपका हो जाएगा बी ए डैश बटे में कड़ की बात करें तो कड़ आपका हो जाएगा ए ए डैश। बी ए डैश की वैल्यू अभी मैंने पहले ही निकाल के बता दिया है, v1t बटे में कितना, ए ए डैश। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इतनी बात समझ में आ गई। तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में लगाएंगे हम भैया साइन आर
क्योंकि इस वाले त्रिभुज में आर एंगल बन रहा है, इस आर एंगल के सामने लंब हो जाएगी ए बी डैश। और कड़ की बात करें तो कड़ आपका हो जाएगा ए ए डैश। ए बी डैश की अगर वैल्यू की बात करें, देखिए ए बी डैश की वैल्यू की जो बात आई है वो आपकी आ चुकी है V2T बटे में कितना हो जाएगा ए ए डैश। इसको कितना मान लेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। अच्छा, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, इसलिए भाग करेंगे क्योंकि स्नेल के नियम में साइन आई बटे साइन आर का रेशियो ही होता है। तो ये हो जाएगा साइन आई और बटे में कितना भैया, साइन आर। समीकरण 1 के को दूसरे से क्या कर दिया, भाग कर दिया। साइन आई की बात करें तो कितना है V1T और बटे में कितना हो जाएगा ए ए डैश। समीकरण 2 की बात करें तो ये आपका है V2T और बटे में कितना हो जाएगा ए ए डैश। ए ए डैश से ए ए डैश कैंसिल आपका हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा, देखिए टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा V1 और बटे में V2 हो जाएगा कि नहीं। यही स्नेल का नियम है, लेकिन आपको हम स्नेल के नियम में ला के बताते हैं। देखिए चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है c बटे में कितना भाई v, या हम इसको लिख सकते हैं v बराबर होता है n बराबर c बटे v, या v बराबर हम लिख सकते हैं c बटे में n। जब ऐसा हम करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, साइन आई बटे में साइन आर बराबर, यहाँ पर v1 है कि नहीं, तो v बराबर c बटे n होता है, तो v1 बराबर हो जाएगा c बटे में n1 और V2 बराबर कितना हो जाएगा c बटे में n2। c से c कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला n ऊपर चला जाएगा n2 और बटे में कितना आ जाएगा n1। तो आप एक चीज़ बताइए ये क्या निकल के आया, निकल के आया साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे में n1। n2 होता है दूसरे माध्यम का पूर्णांक और n1 होता है पहले माध्यम का पूर्णांक। यही क्या है बताओ, यही अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है कि नहीं है, स्नेल का नियम है। तो अब आप देखिए कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर हमने क्या किया, अपवर्तन की व्याख्या कर डाली। ठीक है, यही करना था। आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये पहला नियम है। और दूसरा था स्नेल का नियम, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अतः इस तरीके से यहाँ पर इसकी व्याख्या हो जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। जय हिंद, वंदे मातरम।